एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है पार्ट 2 किचन कमोडिटीज़ यूनिट 8 का। सो बेसिकली हमने पार्ट 1 में जो पढ़ा उसका हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो हमने किचन कमोडिटीज़ क्या होती है ये पढ़ा, फिर हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन ऊपर से देखी कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है। हमने प्लांट ओरिजिन जो है फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया था, मतलब पूरा अभी कंप्लीट नहीं है, पार्ट 2 में अभी इस पार्ट में हमारा पूरा प्लांट ओरिजिन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने पल्सेस के बारे में पढ़ा कि पल्सेस जो होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, उसे हमें डाइट में ऐड करना चाहिए। फिर अलग अलग हमने पल्सेस के बारे में पढ़ा, जैसे ब्लैक ग्राम उड़द दाल, ठीक है, और ग्रीन ग्राम, ये सब हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमारा आता है सीरियल्स। ठीक है, पल्सेस के हमने यूज़ के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, फिर सीरियल्स क्या होते हैं, इसको हम एज ए स्टेपल फूड हम खाते हैं। ठीक है, और हमने अलग अलग सीरियल्स के बारे में जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, इन सब के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन पढ़ी, जैसे बल्ब्स, ट्यूबर्स, इन सब के बारे में। ठीक है, इनके जस्ट एक डिस्क्रिप्शन ली और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने इसके यूजेस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा। फ्रूट्स में हमारे जो थे पपाया, बनाना, इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा नॉलेज लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फ्रूट्स के यूज़ के बारे में पढ़ा कि हम किस तरीके से फ्रूट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब जो आगे हमारा ये जो पार्ट 2 है, इसमें हम आगे का जो प्लांट ओरिजिन है वो कंप्लीट करेंगे। मतलब प्लांट ओरिजिन यहाँ पे हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारा एनिमल प्रोडक्ट्स वाला स्टार्ट होगा, उसमें हमारा जो पूरा थर्ड पार्ट है उसमें पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट में हम हर्ब्स पढ़ने वाले हैं, स्पाइसेस पढ़ने वाले हैं, और फैट्स एंड ऑयल्स पढ़ने वाले हैं, शुगर्स पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम पढ़ने वाले हैं हर्ब्स के बारे में। दीज आर लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स दैट यूजुअली ग्रो इन टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब जहाँ पे ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ पे समर होता है, स्प्रिंग होता है, विंटर होता है, और आपका रेनी सीज़न होता है। तो ये सारे आपके जो सीजन्स है वो टेम्परेट मतलब क्लाइमेट पे होता है। ठीक है, तो ऐसे क्लाइमेट में हमारे जो हर्ब्स हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, दे आर लीव्स ऑफ सॉफ्ट स्टेम्ड नॉन वुडी प्लांट्स। ये बेसिकली ऐसे प्लांट की लीव्स होते हैं जिस प्लांट की जो स्टेम होती है वो नॉन वुडी होती है, मतलब जैसे वुडी नहीं होती, कड़क नहीं होती, सॉफ्ट होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जैसे कोई प्लांट स्टार्टिंग में ग्रो करता है तो उसकी स्टेम कितनी सॉफ्ट होती है, राइट। वो आराम से बेंड हो जाती है, आप किसी भी शेप में से बेंड कर सकते हो। लेकिन जो वुडी होता है उसको थोड़ा बेंड करने में आपको प्रॉब्लम होती है, राइट। मोस्ट ऑफ द हर्ब यूज इन कुकिंग पॉसेस सम मेडिसिनल वैल्यू। अब कुछ जो हर्ब्स होती है उन हर्ब्स के अंदर ना मेडिसिनल वैल्यू होती है कि वो हमें ना हेल्प करती है कुछ बीमारियों से बचाने में। ठीक है, हमारी बीमारियों को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशनल वैल्यू दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीसेप्टिक, फाइट कफ एंड कोल्ड, हेल्प इन डाइजेशन, आर एंटीबैक्टीरियल एंड सपोर्ट बॉडीज इम्यून सिस्टम टू मेंटेन हेल्थ। वही सेम चीज़ कि उनमें मेडिसिनल वैल्यू होती है, तो इस वजह से वो हमारी जो है डाइजेशन में हेल्प करता है, कोल्ड में हेल्प करता है, कफ से फाइट करता है, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब हम एक एक करके ना सारे हर्ब्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है कोरिएंडर, सिलेंथ्रो, या फिर धनिया भी बोलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड हर्ब यूज्ड इन इंडियन कुकरी। इंडियन कुकरी में मतलब जो इंडियन खाना होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हर्ब हमारा जो होता है धनिया होता है। जैसे आपने बहुत सारी सब्जियां देखी होगी, उसमें इतना सारा हमारी जो मम्मियाँ होती है धनिया डाल देती हैं, राइट। जैसे कुछ सब्जियों में बहुत ज़्यादा धनिया डला होता है ना, तो मज़ा भी नहीं आता है फिर वो सब्ज़ी खाने में। कौन कौन मेरे जैसा है कमेंट करके बताना। मतलब लिटरली इतना सारा धनिया जब डल जाता है ना तो मज़ा नहीं आता, लेकिन कम कम हो तो हाँ टेस्ट बहुत अच्छा आता है धनिया से। ठीक है, इट इज़ चॉप्ड और यूज्ड होल टू गार्निश एंड ऐड फ्लेवर एंड अरोमा टू मैनी नॉर्थ इंडियन ग्रेवीज एंड वेजिटेबल्स। इसी क्या करते हैं, चॉप कर लेते हैं,
या फिर इसे पूरा का पूरा यूज़ कर लेते हैं गार्निशिंग के लिए। ठीक है, गार्निशिंग करते तो बहुत अच्छा सा लगता है ना देखने में। ठीक है, और ये फ्लेवर भी ऐड करता है, अरोमा ऐड करता है बहुत सारी नॉर्थ इंडियन ग्रेवीज़ और वेजिटेबल्स में। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू फ्लेवर सूप्स, बहुत सारे अलग अलग सूप्स को फ्लेवर करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पुदीना, मिंट। तो जो पुदीना होता है, ये गोलगप्पे का पानी होता है ना, गोलगप्पे के पानी में पुदीना, धनिया ये सब डलता है। पुदीने से ना थोड़ा सा इसे रिफ़्रेशिंग कोल्ड फ्लेवर आता है। ठीक है, आप जैसे गोलगप्पे का पानी पीते हो तो आपको कितना रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है ना। तो और ना ये जो गोलगप्पे का पानी होता है ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हर्ब्स बहुत सारे डले होते हैं, और साथ ही साथ ना जो हर्ब्स होते हैं इन कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती है। जैसे पुदीना है, ये रिफ़्रेशिंगली कोल्ड तो होता ही है। ठीक है, साथ ही अच्छा अरोमा देता है डिश को। ठीक है, और हमारी डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जब आप मिंट को ना स्मेल करते हो, ठीक है, अब अगर आपके पास पुदीना हो तो उसको स्मेल करके देखना, उसमें बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। ठीक है, वही अरोमा जो है ना वो आपकी सब्जियों में या फिर आपके गोलगप्पे के पानी में देता है। नेक्स्ट आता है बेसिल, तुलसी। तो बहुत सारे जो भारतीय घर हैं उसमें तुलसी की पूजा भी होती है ना, और इसमें बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। ये हमारे जो कफ़ कोल्ड है इसको क्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। ठीक है, स्वीट बेसिल इज़ पॉपुलरली यूज्ड इन इटालियन कुकरी टू फ्लेवर वेरियस डिशेस। तो जो स्वीट बेसिल है ये इटालियन कुकरी में यूज़ होता है अलग अलग डिशेस को फ्लेवर देने के लिए। अब आता है बे लीफ, तेज पत्ता। तेज पत्ता जो है, जब आप खीर खाते हो या फिर बहुत सारी सब्जियां या फिर वेज बिरयानी या बिरयानी जो भी आपके घर में बनता है, तो चावलों में टेस्ट देने के लिए उसमें आपको इतने बड़े बड़े पत्ते मिलते हैं इस तरीके के। तो ये जो पत्ते होते हैं इन्हें हम तेज पत्ता बोलते हैं। ठीक है, दिस स्ट्रॉन्गली एरोमेटिक हर्ब इज़ मोस्टली यूज्ड इन राइड फॉर्म एंड स्टोर्ड इन जार्स। तो ये जो होता है ना, इसमें स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, साथ ही ये ड्राई होता है और इसे जार में आप नॉर्मली स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, इट इज़ यूज टू फ्लेवर ग्रेवीज, राइस एंड इन मैनी यूरोपियन डिशेस। ये जो है अलग अलग ग्रेवीज या फिर राइस और बहुत सारे यूरोपियन डिशेस को फ्लेवर देने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपके जीरा राइस होते हैं, तो वो जो जीरा राइस होता है उसमें अलग अलग आपके स्पाइसेस तो डलते ही हैं, साथ में ये भी डलता है। ठीक है, ये आपके हर्ब्स में आता है। नेक्स्ट आता है करी लीव्स। तो जो करी लीव्स है इसे हम कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। तो जैसे तुलसी है वो भारत के हर घर में उगाई जाती है। ठीक है, हर घर में आपको तुलसी का पौधा एक ना एक मिलेगा, राइट। तो वैसे ही कड़ी पत्ते का भी पौधा आपको भारतीय घरों में मिलता है। ये जो कड़ी पत्ता है ये तड़के के लिए यूज़ होता है। इसे चॉप करके बहुत सारी डिशेस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि सांबर, वड़ा, करी। ज़्यादातर ना साउथ इंडियन डिशेस में इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पार्सले। ठीक है, मोस्टली यूज्ड इन यूरोपियन एंड मेडिटेरेनियन cuisines. This herb is chopped or used whole to flavor many vegetables and meat dishes. तो ये जो है ना बहुत सारी यूरोपियन एंड मेडिटेरेनियन cuisines में यूज़ होता है। इस हर्ब को हम चॉप कर लेते हैं या फिर यूज़ करते हैं ऐसे पूरा का पूरा, जैसे हम धनिया को यूज़ करते हैं, राइट, वैसे फ्लेवर के लिए यूज़ कर लेते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स और मीट डिशेस के लिए। नेक्स्ट आता है ओरिगैनो, used in Italian cooking to flavor many dishes such as pizzas, pasta and sauces. ओरेगैनो जो है ये आपकी इटालियन कुकिंग में ज़्यादा यूज़ होता है फ्लेवरिंग के लिए, जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, सॉसेस, इन सब में। तो जो पिज़्ज़ा होता है ना उसमें आप ओरेगैनो जो डालते हो वो इस पौधे से आता है। इस पौधे को सुखाया जाता है और फिर इसको क्रश करके इसमें और भी अलग अलग जो स्पाइसेस है वो डाल के ओरेगैनो आपका बनता है और फिर वो आप जो है पिज़्ज़ाज़ में यूज़ करते हो। नेक्स्ट आता है थाइम। थाइम जो है ये ऐसा दिखता है। दिस हर्ब इज़ यूज्ड इन यूरोपियन कुकिंग एंड इट इज़ यूज्ड टू फ्लेवर लैम्ब। ये जो हर्ब होता है यूरोपियन कुकिंग में यूज़ होता है और जो लैम्ब डिशेस होती है उसको फ्लेवर करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है फनेल, सौफ, अ प्लेजेंट स्मेलिंग हर्ब used in European and Mediterranean cooking. It is usually used to flavor salads or chilled drinks. देखो
ये जो फनल होता है सौंफ, ये पूरा पौधे की यहाँ पे बात हो रही है। हमारे पास जो सौंफ होती है, सीड्स टाइप की होती है, वो उसकी बात नहीं हो रही है, वो स्पाइसेस में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम पूरे पौधे की बात कर रहे हैं, हर्ब की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ये इसमें से ना बहुत अच्छी स्मेल आती है। ठीक है, बहुत मीठी मीठी स्मेल आती है। ठीक है, इसे यूरोपियन और मेडिटेरेनियन कुकिंग में यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर ना इसे सैलड्स और चिल ड्रिंक को फ्लेवर करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है रोज़मेरी। रोज़मेरी जो होता है ये एरोमेटिक हर्ब होता है। ठीक है, ये मिंट फैमिली से ही बिलोंग करता है और इसे हम यूरोपियन कुजीन्स में यूज़ करते हैं इसे मीट को फ्लेवर देने के लिए, स्पेशली जो लैम डिशेस होती है उसको फ्लेवर देने के लिए। तो अब जो है हमारा हर्ब्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पाइसेस के बारे में। ठीक है, दीज आर द बर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, bark, seeds and roots of plants and trees which are used in their natural dried form to impart taste to food। तो देखो, जो स्पाइसेस होते हैं ना, ये आपकी कलियाँ होती है। ठीक है, जो छोटी छोटी प्लांट में कलियाँ निकलती है ना, बर्ड्स वो होती हैं, या फिर आपके अलग अलग फ्रूट्स हो सकते हैं प्लांट के, या फ्लावर्स हो सकते हैं, या बार्क होता है जो आपका पेड़ होता है ना, उसका जो छाल होता है उसे हम बार्क कहते हैं। ठीक है, सीड हो सकता है, रूट हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आपके स्पाइसेस में आ सकती हैं। तो ये जो आपके फ्रूट्स, फ्लावर्स, बार्क, ये सब है ना, ये आपके नेचुरल फॉर्म में या फिर ड्राइड फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, आपके फूड में एक अलग सा टेस्ट इम्पार्ट करते हैं, दे देते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो कैरी अ वाइड रेंज ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, अरोमा एंड ऑल्सो मे इम्पार्ट कलर टू द फूड। सम कॉमनली यूज स्पाइसेस आर इंडियन किचन आर। तो देखो क्या होता है कि ये जो आपके जितने भी स्पाइसेस हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आपके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। देखो, हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा, उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ थी, और जो स्पाइसेस है इसमें भी आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, साथ ही अच्छा अरोमा देता है और कलर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आता है दैट इज़ क्यूमिन सीड, जीरा। ठीक है, तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सीड है। ठीक है, तो जो जीरा है इसे हम टेम्परिंग के लिए यूज़ करते हैं, तड़का लगाने के लिए यूज़ करते हैं। इट मे ऑल्सो बी रोस्टेड एंड पाउडर्ड एंड यूज्ड इन कर्ड, राइस एट्सेट्रा। इट मे इवन बी यूज्ड टू फ्लेवर कुकीज़। जो जीरा है ना, इसको हम रोस्ट कर सकते हैं, फिर रोस्ट करने के बाद इसको हमने पाउडर कर लिया। ठीक है, पीस लिया, पाउडर कर दिया, फिर उसको हम कर्ड, राइस, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। कुकीज़, बिस्किट्स जो होते हैं, इनको फ्लेवर करने में भी ये यूज़ होता है। जैसे आप बहुत सारी शॉप्स में देखते होंगे, आपको जीरे वाले जो बिस्किट्स हैं वो मिलते होंगे। ठीक है, तो बहुत टेस्टी होते हैं वो बिस्किट्स भी। तो अब नेक्स्ट आता है कोरिएंडर सीड, धनिया। जो हमने अभी हर्ब्स में धनिया पढ़ा, उसकी ये सीड्स होती हैं। ठीक है, तो इसको ना हम तड़के के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम इसे रोस्ट करते हैं और पाउडर कर लेते हैं और ग्रेवीज में डालते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेवे, अजवैन। ठीक है, तो जो अजवैन होता है इट इज़ यूज्ड इन टेम्परिंग, तड़के के लिए यूज़ होता है। देखो, बहुत सारे स्पाइसेस, अभी तक हमने 3 स्पाइसेस पढ़ लिए। ठीक है, ये अजवैन पढ़ा, जीरा पढ़ा और धनिया पढ़ा। तीनों जो है आपके तड़के में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो धनिया है आपके तड़के के लिए यूज़ होता है, और जो इंडियन ब्रेड होती है, ठीक है, जो इंडियन ब्रेड होती है उसमें डो में यूज़ होता है। ठीक है, स्टफिंग में यूज़ होता है फ्लेवर के लिए। ठीक है, और ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जैसे आपने अपनी मम्मी पापा को देखा होगा, खाना खाने के बाद वो अजवैन खाते हैं। अजवैन इसलिए खाते हैं ताकि उनके डाइजेशन अच्छी हो सके, या फिर कुछ लोग ना रोस्ट करके क्या करते हैं, फिर अजवैन खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्मरिक, हल्दी। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं जो कि कलर इम्पार्ट करते हैं, तो उनमें से एक हल्दी है, राइट। हल्दी क्या करता है, येलो कलर इम्पार्ट करता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज पाउडर देन होल, इट इज़ एडेड टू मैनी डिशेज टू इम्पार्ट फ्लेवर, येलो कलर एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। तो जो हल्दी होती है ना, इसको हम पाउडर्ड फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, दैन होल फॉर्म। ठीक है, ये आपका पाउडर्ड फॉर्म है और ये आपका होल फॉर्म है, जिस फॉर्म में ये आपको नेचुरली मिलती है। ठीक है, और पाउडर्ड फॉर्म में ये आप करते हो खुद। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारी डिशेस में यूज़ होता है कलर डालने के लिए, साथ ये थोड़ा सा टेस्ट भी देता है, राइट। ठीक है, येलो कलर देता है और इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है।
ठीक है, आप जैसे आपकी चोट लग जा रही है तो उसमें अगर आप यूज़ कर लो तो आपकी चोट कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है। नेक्स्ट आता है रेड चिली, लाल मिर्च। तो ये आपकी लाल मिर्च है, ये भी स्पाइसेस में आती है। इट इज़ यूज्ड होल और इन पाउडर्ड फॉर्म टू इम्पार्ट हॉट फ्लेवर टू द फूड। तो देखो, इसको हम या तो ऐसे पूरा का पूरा मिर्ची यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम इसे पाउडर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। पाउडर के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ये रेड कलर देता है, राइट, और हॉट फ्लेवर। ठीक है, हॉट फ्लेवर मतलब थोड़ा सा से स्पाइसी फ्लेवर देता है। ठीक है, जब आप लाल मिर्च खाते हो तो कितना स्पाइसी लगता है ना, और पूरा ऐसे गाल लाल हो जाते हैं, पूरा कान में से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो हॉट फ्लेवर वही बोल रहे हैं। ठीक है, हॉट फ्लेवर देता है खाने को। नेक्स्ट आता है आपका सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी जो होती है ये बार्क होती है आपके पेड़ की, मतलब छाल। ये जो है ना आपके गरम मसाला का एक इंग्रेडिएंट होता है। जो गरम मसाला आपके घरों में होता है ना, उसमें बहुत सारे स्पाइसेस डलते हैं और उन स्पाइसेस को मिला के फिर आपका गरम मसाला बनता है। सो उन सब में से जो एक स्पाइस आपका डलता है दैट इज़ सिनेमन, दालचीनी। ठीक है, it has a mild pleasant flavor used in sparing quantities in the food. It also has astringent and antifungal properties. जो सिनेमन होता है ना, ये थोड़ा सा मीठा टेस्ट का होता है, इस वजह से इसे दालचीनी बोलते हैं, दालचीनी, चीनी। ठीक है, तो मीठा टेस्ट देता है और इसमें ना आपकी एस्ट्रिंजेंट और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब ये आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है। नेक्स्ट आता है क्लोव, लौंग। Used in garam masala, this possesses antibiotic and antiseptic properties. Clove oil is used in many oral care products. तो गरम मसाले में ये यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। और जो क्लोव ऑयल होता है ये बहुत सारी ओरल केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। अब जैसे आपके दांत में दर्द होता है कभी कभी, तो आपकी मम्मी बोलती होगी कि लौंग अपने दांत में थोड़ा सा रख लो और कुछ देर बाद वो ठीक हो जाता है, राइट। तो अलग से ना क्लोव का ऑयल निकाला जाता है और उसे ओरल केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसाफोटिडा, हींग। This is added to many dals and vegetables and provides a typical aroma. Apart from this, it is known to aid digestion and is an antibiotic. देखो, जो हींग होता है ये भी आपके स्पाइसेस में आता है। जिस सब्ज़ी में ना आपकी मम्मी हींग डालती है उसमें से बहुत अलग सी स्मेल आती है। आप नॉर्मली हींग को ऐसे स्मेल करते हो ना तो बहुत अच्छी सी स्मेल भी आती है, राइट। तो बहुत अच्छा अरोमा आपके वेजिटेबल्स, दाल्स, इन सब में ये प्रोवाइड करता है। साथ ही आपके डाइजेशन को भी एड करने में हेल्प करता है, प्लस इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी है। अब आता है मस्टर्ड सीड, सरसों। तो पार्ट 1 में जब हम वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें लीव्स आ रहा था, लीव्स वाला टाइप। तो उसमें हमारा एग्जाम्पल था सरसों का साग। तो वो जो साग के सीड होते हैं ना, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो वो जो सीड है ना, ये स्पाइसेस में आता है। ठीक है, ये तड़के में यूज़ होता है बहुत सारी डिशेस में, और ये ना बहुत अच्छा सा टेस्ट प्रोवाइड करता है और अरोमा प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट may also be made into a paste and used in fish curries or in salads. इसका ना पेस्ट भी बना सकते हैं और इसे फ़िश करीज़ या फिर सैलड में हम यूज़ कर सकते हैं। अब आता है नाइजेला कलौंजी। कलौंजी हमारी ऐसी काली काली सी होती है और इसे ज़्यादातर ना जो हमारे अचार होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। अचार में अलग अलग और भी बहुत सारे स्पाइसेस डलते हैं, उनमें से एक कलौंजी भी होती है। तो हमने जो हर्ब्स में सौंफ के बारे में पढ़ा था वो पूरा प्लांट था, यहाँ पे हम उसके सीड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये भी हमारे पिकल्स में, मतलब अचार में यूज़ होता है, टेम्परिंग के लिए यूज़ होता है, तड़के के लिए। ठीक है, और इसे हम पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे डिशेस में, और ये बहुत मीठी मीठी फ्लेवर देते हैं। आप सौंफ खाओगे ना तो बहुत मीठा मीठा लगता है ना। अब नेक्स्ट आता है मेस, जावित्री। तो जावित्री आपकी इस तरीके से दिखती है। दिस पिंक ड्राइड फ्लावर इज़ एन इंग्रेडिएंट इन गरम मसाला एंड प्रोवाइड्स अरोमा। तो जो जावित्री होती है ना, ये फ्लावर होता है जिसे ड्राई कर लिया जाता है और गरम मसाला में ये यूज़ होता है और बहुत अच्छा स्मेल देता है, अरोमा देता है, राइट। इट एनसर्कल्स नटमेग एंड इज़ पार्ट ऑफ द सेम प्लांट। नटमेग होता है जायफल। देखो ये जो है ना जायफल,
ये इसका ही पार्ट होता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे ये जायफल है, ठीक है, जायफल के ना आसपास ये ऐसे कवर्ड होता है ये फ्लावर, ठीक है। फिर इस फ्लावर को ऐसे उखाड़ उखाड़ के निकाला जाता है और अंदर हमारा जायफल होता है। अब आता है नटमेग जायफल। तो हमने अभी पढ़ा जावित्री जो होता है वो उसको पूरा कवर करके रखता है। फिर जावित्री को हम निकालते हैं, जो फ्लावर है उसको निकालते हैं और अंदर हमारा जायफल निकलता है। It should be used in sparing quantities, mostly powdered and act as an stimulant and astringent. तो जायफल को हमें कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए और मोस्टली पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। और जायफल जो है ना, ये स्टिमुलेंट और एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है। अगर हम जायफल को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो इसका नारकोटिक इफ़ेक्ट बढ़ सकता है। नारकोटिक इफ़ेक्ट मतलब नशीला हो सकता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा नशे सा फील होगा। फेनुग्रीक, मेथी। अब आता है मेथी। इट इज़ यूज्ड इन टेम्परिंग एंड हैज़ अ स्लाइटली बिटर टेस्ट। जो मेथी होता है ना, मेथी आपके टेम्परिंग के लिए, तड़के के लिए यूज़ होता है और इसका ना थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है। इट इज़ नोन टू हेल्प क्योरिंग कोलिक, डिसेंट्री एंड डायरिया। ये आपका कोलिक, डिसेंट्री, डायरिया इन सबको क्योर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ना बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या फिर हेल्थ को अच्छा करने के लिए ना मेथी का पानी पिया जाता है, ठीक है। और जो फैट लॉस है उसमें भी हम मेथी का पानी पीते हैं। तो जो मेथी है ना, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है सेसमी सीड्स, तिल। इट इज़ यूजुअली रोस्टेड एंड मे बी ग्राइंडेड टू बी यूज्ड एज स्टफिंग और इन स्वीट्स इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस सेसमे ऑयल। देखो, इसे यूजुअली ज़्यादातर क्या किया जाता है, रोस्ट करके खाया जाता है, या फिर हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं और फिर स्टफिंग में यूज़ करते हैं, या फिर ये स्वीट्स में यूज़ होती है, मीठी चीज़ों में यूज़ होती है, या फिर हम सेसमे ऑयल बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कार्डेमम, इलायची। ब्लैक कार्डेमम इज़ यूज्ड इन गरम मसाला एंड स्पाइसेस ऑफ द डिशेस। ग्रीन कार्डेमम इज़ मोर ऑफन यूज्ड टू फ्लेवर स्वीट्स। देखो, हमारी जो इलायची होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक हमारी ब्लैक कार्डेमम होती है जो कि बड़ी होती है, ठीक है, ये वाली इलायची, ये हमारी ब्लैक कार्डेमम होती है। और एक होती है ग्रीन कार्डेमम जो कि छोटी सी होती है, ठीक है। तो जो ब्लैक वाली होती है ना, ये हमारी गरम मसाले में यूज़ होती है, इससे ना हमारे डिशेस का टेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। वहीं पे हमारी जो ग्रीन कार्डेमम होती है वो ज़्यादातर हमारी स्वीट्स को फ्लेवर करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे जो हमारे स्पाइसेस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस आर यूज मेनली टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ अ डिश। देखो, मेनली जो हमारे स्पाइसेस होते हैं वो हमारी डिश के फ्लेवर को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। यूजुअली स्पाइसेस आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ ईच अदर एंड दैट ऑफ मेन इंग्रेडिएंट टू रिजल्ट इन अ टेस्टफुल डिश। देखो, सिर्फ एक स्पाइस नहीं डाला जाता है आपकी डिश में, बहुत सारे अलग अलग स्पाइसेस डाले जाते हैं। जैसे आपकी एक कोई डिश बन रही है तो उसमें आपकी हल्दी भी डलेगी, लाल मिर्च भी डलेगी, आपके कलौंजी भी डलेगी, या फिर कोई और आपका जो स्पाइस है वो भी डलेगा, ठीक है। उन सभी स्पाइसेस को मिला के आपका एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। All the spices carry some medicinal properties. If used wisely, they contribute to general total health. ये जो सारे हमने स्पाइसेस पढ़ी ना, ये कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ होती है। अगर हमने इन स्पाइसेस का अच्छे से यूज़ किया तो ये हमारी हेल्थ को अच्छा करने में बहुत हेल्प करेगी। दे में ऑल्सो बी यूज इम्पार्ट कलर टू फूड। और जो फूड है उसमें कलर इम्पार्ट करने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। जैसे हल्दी यूज़ करते हैं कि येलो कलर आ जाए, लाल मिर्च यूज़ करते हैं कि रेड कलर आ जाए, राइट। अब आता है फैट्स एंड ऑयल्स। जो आपके फूड में ऑयल यूज़ होता है, सबसे पहले ऑयल ही तो डालते हो, फिर उसके बाद स्पाइसेस डलते हैं, फिर आपके टमाटर, मिर्ची जो भी है वो सब डलता है। फैट्स एंड ऑयल्स बोथ आर मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो फैट और ऑयल होता है ना, देखो, फैट और ऑयल दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इन दोनों को सेम मत समझना, दोनों अलग अलग है। और इन दोनों में ना हमारा कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। 3 एलिमेंट प्रेजेंट होता है। दीज एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म चेन्स नोन एज फैटी एसिड्स। तो ये जो एलिमेंट्स है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये एक चेन बनाते हैं और वो जो चेन होती है उसे हम फैटी एसिड बोलते हैं। 3 of these chains then join together to form a molecule known as triglyceride. जो फैटी एसिड हमारा बना ना, फैटी एसिड क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन।
ठीक है, वो मिलकर हमारा चेन बनाते हैं और उसको हम फैटी एसिड बोलते हैं। अब जब 3 फैटी एसिड जो है एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ट्राई मतलब क्या होता है? 3, राइट? तो 3 जो है हमारे फैटी एसिड मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उस मॉलिक्यूल को हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल इज़ द बेसिस ऑफ ऑल ऑयल्स एंड फैट्स। जो ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल होता है वो सभी ऑयल्स और फैट का ना बेस होता है। However, oils containing a greater proportion of unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. That is oils, sunflower oil, rice bran oil, etc. Whereas those with higher amounts of saturated fatty acid will be solid. Fats, butter, margarine और देसी घी etc. जो हमारे ऑयल होते हैं ना उनमें हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। और उसकी एग्जांपल है सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वहीं पे जो हमारे फ़ैट होते हैं तो वो जो फ़ैट होते हैं उनमें हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो इस वजह से वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बटर, मार्जरीन, देसी घी, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड मतलब बिल्कुल कड़क फॉर्म नहीं, कि ऐसा फॉर्म कि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ऐसा फॉर्म कि उनका एक शेप बना पड़ा है, राइट? Several edible, vegetable and animal fats and oils are used for various purposes in cooking and food preparation. बहुत सारे जो edible, vegetable और animal fat ऑयल होते हैं इन सब का यूज़ किया जाता है अलग अलग फूड प्रिपरेशन में। The food production process of vegetable oil involves the removal of oil from plant components, typically seeds. तो जो वेजिटेबल ऑयल निकाला जाता है, वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है कि आपका ऑयल का रिमूवल होता है प्लांट से, ठीक है। टिपिकली जो हमारे सीड्स होते हैं ना उनसे ही हमारा जो है ऑयल निकलता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीड से ही हमारा ऑयल निकले, ठीक है। जैसे हमारा कोकोनट ऑयल होता है तो कोकोनट के शेल जो अंदर वाला वाइट पार्ट होता है ना उससे हमारा ऑयल निकलता है। This can be done via mechanical extraction termed crushing or pressing. The processing of vegetable oil in commercial application is commonly done by chemical extraction using solvent extracts, which produces higher yields and is quicker and less expensive. The extracted oil is then purified, refined or chemically altered. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा ऑयल है वो मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन के थ्रू किया जा सकता है, जिसे हम क्रशिंग या प्रेसिंग बोलते हैं। क्रशिंग मतलब पूरा ऐसे क्रश कर देना, प्रेसिंग मतलब उसे दबाना, उसको दबाते तो उसमें से ऑयल निकलता है, राइट। तो इन प्रोसेसेस के थ्रू हम ऑयल निकाल सकते हैं। जो हमारा कमर्शियल एप्लीकेशन होता है, तो कमर्शियल एप्लीकेशन में हमारा जो वेजिटेबल ऑयल निकाला जाता है वो कॉमनली केमिकल एक्सट्रैक्शन से होता है। उसमें हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स का यूज़ करते हैं और वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स का यूज़ जब होता है तो बिल्कुल अंदर से ऑयल निकालता है। जैसे अगर हमने नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड है वो यूज़ किया तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमारा ऑयल निकलेगा, ठीक है। लेकिन हम अगर केमिकल का यूज़ करते हैं तो बिल्कुल अंदर से वो हमारा जो है ऑयल पूरा, मतलब जो हमारा सीड है ना उसमें से पूरी तरीके से हमारा ऑयल निकल जाएगा। और जो ये केमिकल एक्सट्रैक्शन है इससे हमें हायर यील्ड मिलता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ऑयल मिलता है, साथ ही साथ ये जल्दी होता है और ये लेस एक्सपेंसिव भी होता है, इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। फिर उसके बाद जो केमिकली एक्सट्रैक्टेड ऑयल होता है ना उसको हम प्योरीफाई करते हैं पूरी तरीके से, फिर उसके बाद हम उसे रिफ़ाइन करते हैं और केमिकली ऑल्टर करते हैं। केमिकली ऑल्टर मतलब कि उसमें थोड़ी बहुत केमिकल्स डाले जाते हैं, ठीक है, उसमें मिलावट की जाती है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑयल के बारे में बताया गया है। सबसे पहला आता है मस्टर्ड ऑयल। दिस ऑयल हैज़ अ डिस्टिंक्टिव पंजेंट टेस्ट, characteristic of all plants in the mustard family. It is traditionally used in many parts of India for cooking. The oil makes up about 30% of the mustard seed. It can be produced from black mustard, brown mustard and white mustard. जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना ये डिस्टिंक्टिव एक अलग सा पंजेंट टेस्ट देता है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल को नॉर्मली ऐसे टेस्ट करके देखना, भारत के हर घर में मस्टर्ड ऑयल कंपलसरी है, होता ही होता है। तो अगर आपके घर में थोड़ा सा एक ड्रॉप जो है टेस्ट करके देखना, बहुत अलग सा टेस्ट होता है इसका, ठीक है।
तो ये जो है ना मस्टर्ड फैमिली के ही अलग अलग प्लांट से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो आपके ब्लैक मस्टर्ड भी हो सकता है, ब्राउन मस्टर्ड भी हो सकता है, वाइट मस्टर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल और कोपरा ऑयल इज एन एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कर्नल और मीट ऑफ मैच्योर्ड कोकोनट्स harvested from the coconut palm. It has various applications in food, medicine and industry because of its high saturated fat content. It is slow to oxidize and thus resistant to rancidity. तो जो कोकोनट ऑयल होता है इसे हम कोपरा ऑयल भी बोलते हैं। जो कोकोनट होता है मेच्योर्ड कोकोनट, नॉर्मली जो हमारा कोकोनट होता है जिसमें पानी होता है ना, वो मेच्योर्ड कोकोनट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप उसे प्रेस करोगे ना तो उसमें से दूध निकलता है, कोकोनट मिल्क निकलता है। वहीं पे जो मेच्योर्ड होता है वो थोड़ा सा ड्राइड फॉर्म में होता है, राइट। और इसको ना जब आप प्रेस करते हो तो उसमें से ऑयल निकलता है। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस है, मेडिसिन में यूज़ होता है, फूड में यूज़ होता है, अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें ना हाई सैचुरेटेड फैट होता है। मतलब सैचुरेटेड फैट मतलब हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि जिसमें ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है तो वो हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, वो हमारे फैट्स में आता है, राइट। तो जो हमारा कोकोनट ऑयल होता है ना, ये हमारा ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है और ये रेजिस्टेंट होता है रेंसिडिटी से। देखो रेंसिडिटी क्या होती है कि जैसे हमारा कोई भी फ्रूट है या कुछ भी है, ठीक है, तो उसके अंदर ऑयल वगैरह तो प्रेजेंट होता है, राइट। तो क्या होता है कि हमारी जो हवा होती है उसके साथ वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और फिर क्या होती है उसमें से गंदी स्मेल आती है, ठीक है, तो वही रेंसिडिटी होती है। तो हमारा ऑयल जो है ना, कोकोनट ऑयल, वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो इस वजह से उसमें से इतनी स्मेल भी नहीं आती अगर आप उसे बाहर एयर में भी रखोगे तो। अब नेक्स्ट आता है कॉटन सीड ऑयल। Cotton seed has a similar structure to other oil seeds such as sunflower seed, having an oil-bearing kernel surrounded by a hard outer hull. In processing, the oil is extracted from the kernel. Cotton seed oil is used for salad oil, mayonnaise, salad dressing, and similar products because of its flavor stability. देखो यहाँ पे क्या बोला गया, जो हमारा कॉटन सीड होता है वो बिल्कुल सनफ्लावर सीड के तरह ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो सीड है वो ऊपर से एक हार्ड कवरिंग होती है उसके ऊपर, और फिर उसमें से क्या किया जाता है, ऑयल निकाला जाता है। और जो कॉटन सीड ऑयल होता है ये आपके सैलड में यूज़ होता है, मेयोनेज़ में यूज़ होता है, सैलड ड्रेसिंग में यूज़ होता है, और बहुत सारे ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर स्टेबिलिटी। फ्लेवर स्टेबिलिटी मतलब इसका फ्लेवर रहता है, बिगड़ता नहीं है, राइट, कि अगर इसे मिक्स कर दिया तो इसका फ्लेवर गया कुछ देर बाद, नहीं, इसका फ्लेवर जैसा है वैसा रहेगा। नेक्स्ट आता है ग्राउंडनट ऑयल। इट इज़ ऑफन यूज इन चाइनीज, साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन क्विजीन। ग्राउंडनट ऑयल हैज़ अ हाई स्मोक पॉइंट रिलेटेड टू मैनी अदर कुकिंग ऑयल, सो इज़ कॉमनली यूज फॉर फ्राइंग फूड्स। जो ग्राउंडनट ऑयल होता है ये ज़्यादातर चाइनीज़, साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन क्विजीन्स में यूज़ होता है। जो ग्राउंडनट ऑयल होता है इसका हाई स्मोक पॉइंट होता है। हाई स्मोक पॉइंट मतलब ये ज़्यादा जल्दी जलता नहीं है। जलता नहीं मतलब कि जैसे अगर हमने किसी ऑयल को गर्म किया तो कोई ऑयल ना ऐसा होता है कि इसे अगर हमने उन ऑयल को थोड़ा सा ही गर्म किया ना तो वो जल जाता है, पूरा ऑयल ख़राब हो जाता है। वहीं पे जो ग्राउंडनट ऑयल होता है ना वो इतनी जल्दी जलता नहीं है, इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, तो हमें बहुत हाई टेम्परेचर पे इसे लेके जाना पड़ता है तब जाके ये जलता है। तो इस वजह से इस ऑयल को हम फ्राई के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी फूड को फ्राई करना होता है ना तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल इज़ मोस्टली यूज फॉर फ्राइंग एंड बेकिंग। ये ज़्यादातर फ्राइंग और बेकिंग के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ कॉन्डिमेंट फॉर सैलड्स, और ये से हम सैलड्स में यूज़ करते हैं। एक साथ है सनफ्लावर ऑयल। इट इज़ द नॉन वॉलेटाइल ऑयल कंप्रेस्ड फ्रॉम सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर ऑयल जो है वो आपके सनफ्लावर सीड से निकलता है और ये नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल ऑयल वो होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं, राइट। इवेपोरेट मतलब कि बेसिकली ना कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जिन्हें हम अगर ऐसे खोल के रखते हैं ना तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और कुछ स्टेन वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ के जाते हैं। Sunflower oil is commonly used in food as a frying oil and in cosmetic formulation. Sunflower oil को हम फूड में यूज़ करते हैं और फ्राइंग ऑयल की तरह भी यूज़ करते हैं, या फिर हम कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में भी इसे यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट आता है ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल इज़ अ फैट ऑब्टेन फ्रॉम द ऑलिव, अ ट्रेडिशनल ट्री क्रॉप ऑफ द मेडिटेरियन region. The oil is produced by pressing whole olives and is commonly used in cooking cosmetics, pharmaceuticals and soaps and as a fuel for traditional oil lamps. जो मेडिटेरियन रीजन होता है इनमें कुछ ट्रेडिशनल ट्री क्रॉप्स होते हैं जिसमें जो ऑलिव है वो उगता है, तो उन ऑलिव से जो है वो ऑलिव ऑयल निकलता है. तो ये जो ऑयल है वो प्रोड्यूस होता है बाय प्रेसिंग द होल ऑलिव्स. जो पूरे के पूरे जो हमारे ऑलिव्स होते हैं उनको हम प्रेस करते हैं और फिर हमें वो ऑयल मिलता है. ठीक है, और ये कॉमनली हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, सोप्स में, या फिर बहुत सारे जो ट्रेडिशनल लैम्प होते हैं उनमें एज अ फ्यूल यूज़ होता है. हमने ब्रांड के बारे में सीरियल्स में पढ़ा था, राइट. सीरियल्स में हमने ब्रांड पढ़ा था और एंडोस्पर्म और जर्म, राइट, ये पढ़ा था. तो जो ब्रांड होता है वो सीरियल का बाहर वाला पार्ट होता है और वो जो बाहर वाला पार्ट होता है ना वो हस्क वाला पार्ट होता है. ठीक है, तो जो राइस हस्क होती है उसको रिमूव करते हो ना तो अंदर ना आपको हार्ड ब्राउन लेयर मिलेगी. ठीक है, और फिर उससे क्या किया जाता है, आपका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इट इज़ नोटेबल फॉर इट्स हाई स्मोक पॉइंट ऑफ 232 डिग्री सेल्सियस and its mild flavor, making it suitable for high temperature cooking methods such as stir frying and deep frying. जो राइस ब्रान ऑयल होता है इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है 232 डिग्री सेल्सियस और इसका फ्लेवर माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसका नहीं होता है. ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर के लिए सूटेबल होता है. जैसे अगर आपको स्टर फ्राइंग करनी है, डीप फ्राइंग करनी है तो उसमें आप ईज़िली आप इसे यूज़ कर सकते हो. और ये बहुत सारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें एज अ कुकिंग ऑयल यूज़ होता है. ठीक है, अब आता है आपका यूज़ ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. बोथ फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज्ड एज कुकिंग मीडियम फॉर टेम्परिंग, फ्राइंग, सॉटिंग एक्सेट्रा. वाइल कुकिंग दे ऑल्सो इम्पार्ट फ्लेवर एंड अरोमा टू द फूड. जो फैट्स और ऑयल है, ठीक है, वो दोनों ही आपके कुकिंग एज अ कुकिंग मीडियम यूज़ होते हैं. तो ये सब जो है आपके टेम्परिंग के लिए यूज़ होते हैं, फ्राइंग के लिए यूज़ होते हैं, सॉटिंग के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, और साथ ही अलग सा फ्लेवर भी इम्पार्ट करते हैं आपके फूड में, अरोमा देते हैं अच्छा सा. ऑयल्स आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ड्रेसिंग्स ऑफ द सैलड. ऑयल जो है ये सैलड की ड्रेसिंग को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है. हमने ऊपर पढ़ा था कि जो जैसे मेयोनीज़ वगैरह होती है उसको प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, राइट. और आपने रेसिपी भी देखी होगी, मेयोनीज़ जो होता है ना वो ऑयल से बनता है, या फिर अगर आप नॉन वेज में जाओ तो फिर एग से बनता है. ठीक है, ऑयल्स एंड फैट्स आर ऑल्सो एडेड टू डो एज शॉर्टनिंग्स. दे कोट द ग्लूटेन प्रोटीन ऑफ फ्लावर एंड प्रिवेंट टफनेस ऑफ प्रोडक्ट. जो ऑयल और फैट होता है ना ये एज अ शॉर्टनिंग डाला जाता है डो में. ठीक है, अब वो क्यों डाला जाता है, क्योंकि हमारा जो डो होता है उसमें ग्लूटेन प्रोटीन होता है. ग्लूटेन प्रोटीन जो होता है ये हमारे जो फूड प्रोडक्ट होता है, जो हमारा डो होता है उसको टफ़ कर देता है. वहीं पे अगर हम ऑयल और फैट इसमें थोड़ा सा मिला दें तो क्या होगा, टफनेस कम हो जाएगी. ठीक है, तो इस वजह से ना जैसे हमारी पूड़ी का डो होता है उसमें अगर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ना तो हमारी बहुत सॉफ्ट सी पूड़ी बनेगी, राइट. और जो फैट और ऑयल होता है ये हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है. ठीक है, सम वेजिटेबल फैट्स आर यूज्ड एज स्प्रेड्स इन सैंडविचेस, पीनट बटर. बहुत सारे वेजिटेबल फैट जो होते हैं वो एज ए स्प्रेड यूज़ होते हैं सैंडविचेस में, फॉर एग्जांपल पीनट बटर. यहाँ पे जो हमारा फैट्स एंड ऑयल्स है वो कंप्लीट हो जाता है. अब हमारा लास्ट चीज़ बचती है पार्ट 2 की, दैट इज़ शुगर. ठीक है, अब हम शुगर के बारे में पढ़ने वाले हैं, शुगर के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. शुगर इज़ द जनरलाइज्ड नेम फॉर स्वीट, शॉर्ट चेन, soluble carbohydrates, many of which are used in food. जो शुगर होती है वो मीठी होती है और ये शॉर्ट चेन होती है. शॉर्ट चेन मतलब कि जैसे हमारी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसकी हमने चेन पढ़ी थी ऊपर अभी, तो वैसे इसमें भी चेन होती है अलग अलग एलिमेंट्स की, और वो जो चेन होती है वो छोटी होती है. ठीक है, इसमें सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं. सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट मतलब ऐसे CHO, ऐसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की चेन जो कि सॉल्यूबल होती है, घुल जाती है. शुगर्स आर फाउंड इन द टिश्यूज ऑफ मोस्ट plants. These are various types of sugar derived from different sources. Most sugars are extracted from the sugar cane and sugar beet. The juice of sugar cane or beet is collected,
heated, purified, filtered and crystallized. This is the most common form of sugar we see and use at home. जो शुगर होती है ना वो प्लांट की टिश्यू में मिलती है और जो शुगर है उसे हम अलग अलग सोर्सेज से डिराइव करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो शुगर होती है वो हमारी शुगर केन और शुगर बीट से, शुगर बीट मतलब जो हमारा बीट रूट होता है उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। जो शुगर केन और बीट है उसका जूस जो है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे फिर हीट किया जाता है, हीट करने के बाद उसे प्योरीफाई किया जाता है, फिर उसे फ़िल्टर किया जाता है और फिर उसे क्रिस्टलाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है शुगर का जो कि हम अपने घरों में देखते हैं। अब हम अलग अलग फॉर्म देखेंगे शुगर की जो कि कुकरी में यूज़ होती है, खाना बनाने में यूज़ होती है। तो सबसे पहला हमारा आता है ग्रैन्युलेटेड शुगर। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एनी स्वीट डिशेज़। किसी भी तरह की स्वीट डिश को प्रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। दे आर एडेड टू खीर, रबड़ी, कस्टर्ड। खीर, रबड़ी, कस्टर्ड इन सब में हम इसे ऐड करते हैं। जो शुगर है इसे अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो हम इसे एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको ग्रो करने से रोकता है। ठीक है, जैसे पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं। पेरिशेबल फूड आइटम्स क्या होते हैं? जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं बहुत जल्दी। तो उनको सड़ने गलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनका जैम बना लेते हैं, मार्मेलेड बना लेते हैं। मार्मेलेड होता है मुरब्बा। ठीक है, मुरब्बा बना लेते हैं या फिर कैंडी बना लेते हैं। ठीक है, शुगर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बेकिंग एज अ फूड फॉर ईस्ट टू ग्रो एंड फर्मेंट ब्रेड डोस। जो शुगर है इसे हम बेकिंग में भी यूज़ करते हैं, जैसे ईस्ट वगैरह होता है उसको अगर हमें ग्रो करना होता है या फिर डो को फर्मेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन एडिशन इट गिव्स द क्रस्ट ब्राउन कलर इन केक्स एंड ब्रेड्स। और जो केक और ब्रेड होता है उसमें जो ब्राउन कलर आता है ना वो इसके वजह से ही आता है, शुगर के वजह से। नेक्स्ट आती है मिल्ड शुगर। पिसी हुई शुगर होती है, पाउडर्ड शुगर होती है या फिर हम इसे कन्फेक्शनर्स शुगर भी बोलते हैं। It is grounded to a fine powder. They are used as icing sugar in cakes, icing or even for decoration on sweet products. They dissolve quickly in cakes, mixes and other products. देखो जो शुगर है, ठीक है, नॉर्मल अगर आपके घर में शुगर है आप क्या करो, उसे पीस लो, ग्राइंड कर लो। पीस दोगे ना तो क्या होगा कि वो बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में हो जाएगी। वही आपका मिल्ड शुगर होती है। इसे हम एज अ आइसिंग शुगर यूज़ करते हैं केक्स में। और जो मिल्ड शुगर होती है इसे हम डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, स्वीट प्रोडक्ट्स में। ये जो पाउडर शुगर होती है ये क्विकली डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, इसको हमें ज़्यादा इसे हिलाना नहीं पड़ता, बहुत ईजिली डिज़ोल्व हो जाती है केक मिक्सेस में और बाकी प्रोडक्ट्स में भी। नेक्स्ट आती है ब्राउन शुगर। These are granulated sugars with the grains coated in molasses, remaining sugarcane syrup after production of sugar to produce a light dark or demerara sugar. They are used in baked goods, confectionery and toffees. देखो जो ब्राउन शुगर होती है ना ये मोलासेस से कोटेड होती है। मोलासेस क्या होती है? ये जो हमारा शुगर होता है ना, शुगर को प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसे शुगर केन सिरप बच जाता है। वो शुगर केन सिरप जो होता है बहुत डार्क कलर का होता है और वही जो है ना वो हमारा एज अ ब्राउन शुगर यूज़ होता है। वो बहुत सारे बेक्ड गुड्स में यूज़ होता है, कन्फेक्शनरी, टॉफ़ीज़, इन सब में। नेक्स्ट आपका आता है शुगर क्यूब्स। शुगर क्यूब्स जो होती है ये आपके क्यूब फॉर्म में होती है। ये आपके ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ होती है उनको मीठा करने के लिए। ठीक है, शुगर क्यूब्स में इतना कुछ खास नहीं है, ये शुगर ही होती है, नॉर्मल शुगर ही होती है, बस ये आपके ब्लॉक शेप में होती है और कुछ नहीं। नेक्स्ट आपका आता है कैस्टर शुगर। इट इज़ द फाइन ग्रैन्युलेटेड शुगर बिकॉज कैस्टर शुगर क्रिस्टल्स आर सो फाइन दे डिजॉल्व वेरी क्विकली सो आर यूजफुल इन मेरिंग्स, मस्टर्ड्स एंड मूजेस एंड फॉर स्वीटिंग कोल्ड ड्रिंक्स और कॉकटेल्स। कैस्टर शुगर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बेकिंग। जो कैस्टर शुगर होती है ना इसकी क्रिस्टल्स ना ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब ये पाउडर्ड फॉर्म में भी नहीं होती, ना ही ये ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े इसके क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं। थोड़ा सा आप इसे पानी में डालोगे थोड़ी देर में ये घुल जाते हैं, जैसे मान सकते हो नमक के जितने क्रिस्टल्स। ठीक है, नमक क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे डालो और घुल जाते हैं, वैसे टाइप का ये कैस्टर शुगर होता है। ये बहुत क्विकली आपका डिज़ोल्व हो जाता है, इस वजह से इसे बहुत सारी अलग अलग जैसे कस्टर्ड, मूजेस, इन सब में यूज़ किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कॉकटेल वगैरह को स्वीटन करने के लिए। जो कैस्टर शुगर होता है ये आपके बेकिंग में भी यूज़ होता है।
नेक्स्ट आपका आता है लिक्विड शुगर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपका सिरप होता है, राइट। इसमें 67% जो है आपका ग्रैन्युलेटेड शुगर होता है वाटर में डिज़ोल्व, और ये आपका स्ट्रॉन्ग सिरप होता है। दे आर यूज इन द फूड प्रोसेसिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बेवरेजेस, आइसक्रीम, जैम्स एंड हार्ड कैंडी। लिक्विड शुगर जो है वो आपके बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि बेवरेजेस और आइसक्रीम, जैम्स और हार्ड कैंडी में। A sugar substitute is a food additive that provides a sweet taste like that of sugar while containing significantly less food energy. Some sugar substitutes are natural and some are synthetic. Those that are not natural are in general called artificial sweeteners. कुछ ऐसे शुगर के सब्सटीट्यूट होते हैं जो कि स्वीट टेस्ट करते हैं लेकिन वो शुगर होते नहीं हैं। जैसे कुछ लोगों को डायबिटीज़ होता है, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है ना, उन्हें बोलते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप यूज़ कर सकते हो, या फिर नेचुरल स्वीटनर्स जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वो सब उन्हें यूज़ करने के लिए बोला जाता है ताकि वो शुगर ना खाए और उन्हें मीठे का भी आनंद मिल जाए, है ना। तो ऐसे जो हमारे शुगर होते हैं वो हमारे दो तरह के, नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो जो सिंथेटिक वाले होते हैं ना, उन्हें हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम एनिमल ओरिजिन पढ़ेंगे। एनिमल ओरिजिन और सॉल्ट के बारे में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में ये जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं चैप्टर को जितने अच्छे से समझा सकती हूँ मैं उतने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये जो इतना बड़ा चैप्टर है इससे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो जब क्वेश्चंस आए तो आप इजीली उनका आंसर कर पाओ। तो इसलिए मैं जितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ उतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है मैंने। बाकी फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उन्हें भी ये वीडियो मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ, पार्ट 3 डालूँ या फिर नेक्स्ट चैप्टर डालूँ, तो वो आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए। और जो आपका कम्युनिटी पोस्ट है वो भी आप चेक करते रहा करो, क्योंकि जो कम्युनिटी पोस्ट है ना उसमें मैं MCQs डालती हूँ क्लास 10th के लिए भी और क्लास 9th के लिए रोज़, ठीक है, एक MCQ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अभी वैसे मैंने अभी चैप्टर 1 के MCQs ही डालना स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैंने MCQ डालना स्टार्ट किया है, ताकि आपकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके कवर होती रहे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।